जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा हमारी शनि और राहु से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि कर्म फलदाता राहु को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और राहु किस तरीके से कर्म फलदाता को प्रभावित कर रहे हैं। इस विषय की संबंधित जानकारी इस वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, बहुत से लोग टाइम अपना दिखाते रहते हैं कि मैम आपने इतना समय बाद में चीज़ों को सही तरीके से स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले देखिए मेरा सदैव यही ध्येय रहता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपके ज्योतिष को आपको दे सकूं, ताकि आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके और आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विशेष चर्चा ये होने जा रही है कि देखिए, जब आपकी ये कुंडली बनती है जिसको कि हम लग्न कुंडली कहते हैं, क्या ये एक कुंडली बनती है? जी नहीं, ये कुंडली नवमांस कुंडली और इसके साथ में 16 कुंडलियाँ बनती हैं, जो कि आपकी प्रत्येक चीज़ को कि आपके पास गाड़ियाँ कितनी होंगी, आपके कर्म काज का स्टेटस कितना होगा, आपका काम बहुत ज़्यादा चलेगा या सामान्य रहेगा या बिल्कुल लो रहेगा, इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कुंडलियाँ भी बनती हैं, जहाँ से कि आपकी एक्चुअल स्थिति आपके कारोबार की कैसी होगी, आपके परिवार की सुख समृद्धि की कैसी होगी, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कैसी होगी, वहीं से हम पूरी एनालिसिस करके आपको डिटेल में देते हैं। हर जगह पर हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। हर कुंडली में ज़रूरी नहीं कि जो लग्न कुंडली में मेन ग्रह हो वही आपकी अन्य कुंडलियों में भी मेन ग्रह हो। तो हर चीज़ के लिए देखिए, हर ग्रह के पास अलग अलग कारकत्व होता है। इसे थोड़े से हम सूत्र के साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट कि आपके ये उत्तरार्ध देखिए, अर्थ जो यहाँ से निकल कर आने वाला है ये उत्तरार्ध है आपका। धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें जिनके लिए मानव शरीर का जन्म होता है। धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, अर्थ को ही हम कर्म कहते हैं। अब इन 4 ग्रहों पर कारकत्व किन ग्रहों का है? जिन 4 भावों पर सबसे पहले जो नवम भाव है, यहाँ का कारकत्व जो है गुरुदेव महाराज के पास है। ये 10वां भाव है, यहाँ का कारकत्व जो है वो शनिदेव महाराज के पास है। ये लाभ भाव है, यहाँ का भी कारकत्व शनिदेव महाराज के पास है। और यहाँ का कारकत्व अगेन गुरुदेव के पास है, क्योंकि 12 नंबर की राशि यहाँ पर आती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर जिसके लिए देखिए ये 4 भाव और जीवन में भाग्य और कर्म 2 विशेष चीज़ें हैं कि जिनका किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यही 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो संपूर्ण जीवन आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी प्रति चीज़ों को लगाव उत्पन्न करती हैं, आपके जीवन में सुख सुविधा संपन्न जीवन, या फिर आपके कह सकते हैं कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, यानी कि एवरीथिंग जो भी मानव जीवन में प्राप्त करना होता है, हर चीज़ के लिए 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, भाग्य और कर्म। अब इन भाग्य के स्वामी गुरुदेव महाराज, कर्म के स्वामी शनिदेव महाराज, इन दोनों का विशेष स्थितियों में एक दूसरे से गोचर होना, एक दूसरे से संबंध होना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव लेकर आता है। क्योंकि देखिए, आपने सदैव देखा होगा कि त्रिकोण जो होता है उसमें एक ही तत्व की राशियां होती हैं। अगर हम चर्चा करें मेष लग्न की कुंडली की, तो मेष में देखिए 1, 5, 9, यानी कि दोनों ही तीनों राशियां जो हैं वह एक ही तत्व की हैं। तो मतलब इस तरीके से हम देखते हैं, आप किसी भी त्रिकोण को उठाकर देख लीजिए, एक ही तत्व की राशियां वहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। क्योंकि देखिए, कितने प्रकार की राशियाँ होती हैं, अग्नि तत्वीय राशि होती हैं, जल तत्वीय राशियाँ होती हैं। तो मतलब इस तरीके से सभी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग प्रकार से आपको प्रभावित करती रहती हैं। तो देखिए, जब भी आपको कर्म से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। कोई योग्य ज्योतिष प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसे D10 कुंडली का एनालिसिस करवाइए। अगर कार्य में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपके यानी सुख भाव में, तो फिर D4 कुंडली का एनालिसिस करवाइए। तब आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकेंगे कि आपकी एक्चुअल स्थिति ग्रहों की क्या है। तो चलिए, अब जो सभी के लिए एक ही कुंडली है गोचर कुंडली, उसका हम एनालिसिस कर देते हैं। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए, शनि देव महाराज जो बैठे हुए हैं वो आपके लग्नगत बैठे हुए हैं और राहु महाराज बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। राहु के बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि राहु कभी भी मार्गी चाल नहीं चलते हैं। राहु सदैव वक्री चाल चलते हैं, उल्टी गति से चलते हैं, उल्टा चक्र चलते हैं, उल्टा भाव चलते हैं। तो मतलब राहु की चाल सदैव ही उल्टी होती है, जिस कारण से देखिए अब इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये मीन में ना होकर मकर में होगा। तो अब ये जो वक्री होते हैं ग्रह, तो इनका प्रभाव क्या होता है, एक भाव आगे एक भाव पीछे। तो हम आगे की तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम पीछे की कर लेते हैं, यानी कि लग्न पर राहु का प्रभाव। अब वहीं अब शनि की एक्चुअल स्थिति को देखना अनिवार्य है। शनि इस समय पर क्या है, वक्री। शनि का प्रभाव किस तरीके से है, एक भाव आगे एक भाव पीछे, यानी कि 7.5 के तीनों चरण एक साथ आपके ऊपर चल रहे हैं, वो भी प्रचंड रूप से। तो यानी कि मेन समस्या आपकी यहाँ से निकल कर आ रही है। अब ये जो लग्न कुंडली होती है, इसे लग्न कुंडली क्यों कहा जाता है, देखिए ये कोई मैं ज्योतिष का सूत्र नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा ये बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है क्योंकि ये लग्न कुंडली है और लग्न से शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। विशेषता लग्न कुंडली से आपके ही शरीर का विचार किया जाता है, आपको सुख कितना प्राप्त होगा, आपको लाभ कितना प्राप्त होगा, क्योंकि मेन चराचर जगत जो चलता है वो आपसे चलता है। यानी कि मैं हूँ तो मेरे लिए सारा संसार है, मैं ही नहीं होंगी तो संसार किस तरीके से होगा। तो देखिए ये लग्न में बैठा हुआ ग्रह अब यहाँ पर 7.5 के तीनों चरण के साथ 2 भावों से आपके लिए शापित दोष निकल कर आया, जो कि सीधा देखिए अपने लग्न को प्रभावित कर रहा है। यानी कि आप स्वयं खर्चों की अधिकता करेंगे, इतनी ज़्यादा अधिकता करेंगे कि आपका जो बजट है, जो आपका बजट है वो डिसबैलेंस होने लगेगा। खर्चों की अधिकता बढ़ने जा रही है क्योंकि इन दोनों ग्रहों की डिग्री भी, क्योंकि देखिए जब इन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश किया था तब हमने वीडियो बनाकर आपको अवगत कराया था, धीरे धीरे इनकी डिग्री बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही। और जैसे ही ये युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, दोनों ही ग्रह लगभग आगे पीछे ही प्रवेश करेंगे, जिसमें से राहु पहले प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि राहु का समयकाल कम होता है। उस समय पर इनका प्रचंड स्वरूप आपको देखने में मिलेगा। शापित दोष क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। शापित दोष को हम ऊर्जा के माध्यम से समझते हैं। एक ऊर्जा जो है वो बहुत धीमे कार्य करती है, बहुत धीमे कार्य करती है, इतनी धीमे कार्य करती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और एक ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उसका पता ही नहीं चलता कि वो किस तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि उसके आपको पता चलता है कार्य प्रारंभ हुआ, पूर्णता पे पहुंच गया। मतलब इतनी तीव्र ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है। दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित करते हैं। कर्म फल के अनुसार दंडाधिकारी शनिदेव हैं, दंड देने का कार्य करते हैं राहुदेव महाराज। देखिए मैं आपसे सदैव कहती हूँ, राहु जो होते हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बेशक अगर यहाँ पर राहु को नगण्य मान लिया जाए, शनि को मेन मान लिया जाए, तो राहु ने शनि को पूर्णतः प्रभावित किया है, यानी यहाँ पर शापित दोष उत्पन्न किया, जिसकी वजह से आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार, किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो आपके अंदर शंका और एक अनजाना डर। अगर आपको भी ये अनजाना डर बना रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जितने भी मीन राशि के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने जाते आपके मन में अंदर से, बेशक वो एक क्षण का ही भाव होता हो, शंका और डर, ये 2 चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती। दूसरा क्या है कि आप बहुत आश्वस्त होते हैं, बहुत अपने आप को समझाते हैं कि अब की बार कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपका मन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन बन रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसके आगे आपके लिए स्थितियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है उस पर मैं वीडियो लेकर आ सकूं, क्योंकि जन कल्याण करना ही हमारा मेन उद्देश्य है।
तो देखिए, अब जब ये शापित दोष उत्पन्न होगा तो ये 2 भावों से उत्पन्न हो रहा है, आपकी लग्न से और आपके द्वादश भाव से। द्वादश भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से धन के जाने को दिखाते हैं, क्योंकि धन के आने के बाद धन का रुकना भी आवश्यक है, जो कि ये राहु यहाँ पर रुकने नहीं देंगे आपके पास। इस धन को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, एक धन के आने का भाव यानी कि आपका लाभ भाव, एक धन संचयन का भाव यानी कि धन भाव, और ये जो बीच में पड़ जाता है व्यय भाव। यहाँ से जब धन निकलता जाएगा तो किस तरीके से आपकी झोली भरेगी, आपके धन भाव तक धन पहुँचेगा। क्योंकि इसे इस तरीके से समझते हैं कि आपने एक बड़ी सी टोकरी ली और आप उसमें अनाज को भर रहे हैं, लेकिन उस टोकरी में नीचे एक छेद है। जितना आप उस टोकरी में अनाज भरेंगे उतना उस छेद से निकलता जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? खाली टोकरी। तो मतलब चीज़ों को आपको मैं उदाहरण के द्वारा भी समझाती हूँ, सूत्र के साथ भी समझाती हूँ। इससे देखिए, चीज़ें जो होती हैं आपको और बेहतर समझ में आ जाती हैं कि आपके वर्तमान समय में देखिए, इनकम आपकी कितनी ही बढ़ जाए, अगर व्यय भाव को आपको नहीं सुधारा गया तो वो धन आपके पास नहीं रुकेगा, अनावश्यक रूप से खर्च होता चला जाएगा। कभी आपके ही मन में लालसा जगेगी कि नहीं नहीं, आज मुझे तो बाहर ही खाना खाना है, परिवार के साथ खाना खाना है, और परिवार को मतलब क्षणिक ये उन्माद के लिए, बेशक आपकी जेब में बजट बहुत कम है, लेकिन क्षणिक उन्माद के लिए आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो मतलब ये जो होता है, ये अतिव्यय ही होता है कि स्थिति को ना समझो, उसके बावजूद खर्च करते चले जाओ। आपके मन में आएगा कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, घूमने जाना है। ये चीज़ें जो होती हैं आपके धन की अतिव्यय को बढ़ाती है, और कभी कभी अनावश्यक खर्चे भी आ जाते हैं जो आपके बजट को गड़बड़ा देते हैं। फलतः आपका पूरा माह व्यर्थ ही चला जाता है। एक घूमने के चक्कर में, रेस्टोरेंट के चक्कर में, अनावश्यक खर्चों के चक्कर में पूरा महीना आप रोते